नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। हमने एक सीरीज चला रखी है और हम संविधान सभा से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने संविधान सभा के 5वें अधिवेशन से लेकर 10वें अधिवेशन तक की चर्चा की थी। आज जो हमारा विषय रहेगा वो संविधान सभा को आगे पढ़ना रहेगा। और हमने कल चर्चा की थी प्रारूप समिति के ऊपर, प्रारूप संविधान बनाया था उसके ऊपर, BN राव ने जो संविधान पेश किया था प्रारूप उसके ऊपर। हमने चर्चा की थी पश्चिम बंगाल और पंजाब की पुनर्गठन सीटों के ऊपर। आज हमारी चर्चा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी और आज हम संविधान सभा को आगे से स्टार्ट करेंगे। और संविधान सभा की जब हम बात करेंगे तो 9वें अधिवेशन तक कल हमने चर्चा की थी। उसके बाद 3 अधिवेशन हमारे बचते हैं, 10वें अधिवेशन, 11वां अधिवेशन और 12वां अधिवेशन। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे 10वें अधिवेशन से। 10वां अधिवेशन जो है संविधान सभा का वो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। आप याद रखें 10वां अधिवेशन जो है उसकी डेट क्या है, 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियोज़ हैं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे रीट की कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में संविधान सभा आती है और लगभग सब में आती है, चाहे वो SSC हो चाहे वो रेलवे हो, सबके लिए उपयोगी है। क्योंकि इतनी डीपली हम जा रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर तक का लेवल हम लेके चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि लेवल में कोई कमी रहेगी, प्रामाणिकता में कोई कमी नहीं रहेगी। आप नोट्स बनाते चलें, साथ के साथ एकदम अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं 10वें अधिवेशन की, और 10वां अधिवेशन जो हुआ है वो 6 अक्टूबर 1949 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ है। और इस अधिवेशन के बीच में 15 अक्टूबर 1949 को एक चर्चा हो रही है, और 15 अक्टूबर 1949 को एक प्रश्न आया है, और वो प्रश्न है सिरोही का प्रश्न। सिरोही का प्रश्न क्या था कि राजस्थान में एक जगह थी आबू मेरवाड़ा करके प्रदेश, और आबू जो प्रदेश था उसमें 2 प्रदेशों के बीच में लड़ाई थी, एक तो राजस्थान और एक गुजरात। कि सिरोही को राजस्थान में शामिल करें या गुजरात में शामिल करें। कुछ लोग चाह रहे थे कि गुजरात में शामिल होना चाहिए, कुछ लोग चाह रहे थे राजस्थान में शामिल होना चाहिए। तो संविधान सभा के एक सदस्य हैं KM मुंशी, और KM मुंशी ने प्रस्ताव रखा कि जो सिरोही का प्रदेश है उसको बम्बई सरकार के अधीन। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे गुजरात राज्य बना नहीं था, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य था और इसको बम्बई के नाम से जानते थे। तो इसको बम्बई सरकार के अधीन कर दिया। किसने प्रस्ताव रखा था? KM मुंशी ने। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ये सिरोही था इसका जो विलय था राजस्थान में, जब हम राजस्थान के विलय की बात करते हैं तो 2 चरणों में होता है। पहले तो कुछ क्षेत्र को मिला दिया जाता है, फिर बाद में जाके फिर दूसरे क्षेत्रों को मिलाया जाता है। तो संविधान सभा में चर्चा इस सिरोही के प्रश्न पर कब हो रही है? 10वें अधिवेशन में। और कौन सी डेट को हो रही है? 15 अक्टूबर 1949 को। संविधान सभा के एक सदस्य हैं KM मुंशी, और KM मुंशी कहते हैं कि इसको किस में मिला दिया जाए? बम्बई सरकार में। मिलाया नहीं गया है, KM मुंशी ने प्रस्ताव रखा है। अब इस पर चर्चा हो रही है, और संविधान सभा की एक सदस्य हैं और उन सदस्य का नाम है एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी कहती हैं कि अगर इसको बम्बई सरकार में मिलाया जाता है तो यहाँ बहुसंख्यकों की तानाशाही होगी। क्योंकि ये जो सिरोही का प्रदेश है इसमें जनजाति क्षेत्र काफ़ी निवास करता है, और बम्बई जो राज्य था इसमें जनजातियों की संख्या बहुत कम थी। तो एनी मस्करीनी बहुसंख्यकों की तानाशाही की बात करती हैं। तो आप याद रखें एनी मस्करीनी का नाम, कि कौन है जो सिरोही से संबंधित बहुसंख्यकों की तानाशाही की बात करती हैं? एनी मस्करीनी। कब चर्चा हो रही है? 15 अक्टूबर 1949 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे ये कहते हैं, ये फिर एनी मस्करीनी के और KM मुंशी के सवालों का जवाब देते हैं कि यहाँ ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है कि बहुसंख्यकों की तानाशाही तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं हमारे भारत में जहाँ
अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों जैसी समस्या है तो तानाशाही जैसी चीज़ तो हमारे भारत में पैदा नहीं होगी। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है 15 अक्टूबर 1949 को, के एम मुंशी के प्रस्ताव को, और सिरोही जो है उसको बम्बई सरकार के अधीन कर दिया जाता है। बाद में फिर और विरोध होता है। गोकुल भाई भट्ट करके एक नेता हैं सिरोही के, वो काफ़ी विरोध करते हैं और बाद में सिरोही को राजस्थान के अंतर्गत ही शामिल कर दिया जाता है। तो आप याद रखें 15 अक्टूबर 1949 को सिरोही का प्रश्न आया है। एक तो महत्वपूर्ण है के एम मुंशी का प्रस्ताव, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनी मस्करीनी, जो क्या कह रही हैं कि यहाँ बहुसंख्यकों की तानाशाही हो जाएगी। और उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात आएगी नहीं, आप निश्चिंत रहें। तो ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कब? 15 अक्टूबर 1949 को। एक महत्वपूर्ण चर्चा होती है प्रस्तावना के ऊपर। प्रस्तावना हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बताऊं कि जो 10वां अधिवेशन है इसके अंतर्गत प्रस्तावना पर चर्चा होती है, और प्रस्तावना पर चर्चा क्या होती है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। 10वें अधिवेशन में क्या चर्चा होती है मैं आपको बताऊं। प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव की, कि उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने पेश किया, 22 जनवरी 1947 को उसको पास कराया गया, वो बाद में जाके प्रस्तावना बना। हम काफ़ी डिटेल में प्रस्तावना की चर्चा करेंगे जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना जो चालू होती है वो होती है हम भारत के लोक को लेकर, और इसके ऊपर चर्चा की जाती है कि प्रस्तावना को पारित करेंगे हम, और 10वें अधिवेशन में प्रस्तावना पर चर्चा होती है। कौन से अधिवेशन की बात कर रहे हैं हम भाई? 10वें सत्र की बात। और 10वें सत्र में किस पर चर्चा हो रही है? प्रस्तावना पर चर्चा, कि प्रस्तावना को पास करना है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो संविधान सभा के एक सदस्य हैं H.B. कामत, खूब पेपरों में पूछा जाता है इनका नाम। H.B. कामत कहते हैं कि ये जो शुरुआत हो रही है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, और ये कहते हैं कि हम भारत के लोग के आगे आप ईश्वर से निवेदन और लगा दो कि ईश्वर के बने, कि हम जो हैं वो किसके बने हुए हैं? ईश्वर के बने। तो मतलब ईश्वर की बात कौन करते हैं प्रस्तावना में जोड़ने की? H.B. कामत। इनका प्रस्ताव रखा जाता है और इनके प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है, कि ऐसी कोई चीज़ प्रस्तावना में जोड़ने लायक है नहीं कि ईश्वर का या भगवान का नाम प्रस्तावना में जोड़ा जाए। तो संविधान सभा के सदस्य, इस पर वोटिंग भी होती है, तो कुछ लोग इसकी ज़्यादातर मेजोरिटी में लोग मना कर देते हैं। तो जो H.B. कामत हैं ये कहते हैं कि प्रस्तावना के अंतर्गत ईश्वर का नाम होना चाहिए, और संविधान सभा में इस पर चर्चा होती है, और बहुत सारे मेजोरिटी में जो लोग हैं वो इसकी मना कर देते हैं। तो ये H.B. कामत एक बयान देते हैं कि आज का दिन जो है वो हमारे संविधान में कलंक का दिन है। किस वजह से कहते हैं ये कि आप ईश्वर का नाम प्रस्तावना में नहीं जोड़ रहे, तो हमारे भारत के लिए आज का दिन कैसा है? कलंक का दिन। ये प्रश्न RPSC ने एक बार पूछा था। ये जो कलंक का दिन करके एक इनका कोटेशन है वो आप याद रखें। किसकी कोटेशन है? H.B. कामत की। याद रखना इस चीज़ को। एक संविधान सभा के सदस्य हैं सिब्बन लाल सक्सेना, इनको आप याद रखें। सिब्बन लाल सक्सेना जो थे ये अनुयायी थे गांधीवाद के। इन्होंने गांधीवाद के ऊपर काफ़ी काम किया है सिब्बन लाल सक्सेना ने, और गांधी जी द्वारा इनका नाम संविधान सभा के लिए दिया गया था। तो सिब्बन लाल सक्सेना ने प्रस्तावना में अनुरोध किया या फिर प्रस्तावना की आलोचना की कि ये जो प्रस्तावना है इसमें गांधीवादी तत्वों को स्थान नहीं है। कौन कहता है? सिब्बन लाल सक्सेना। तो दो चर्चा हैं, एक तो H.B. कामत की चर्चा है। H.B. कामत कह रहे हैं कि आप प्रस्तावना में ईश्वर का नाम जोड़िए, कि ईश्वर से बने हम भारत के लोग। और सिब्बन लाल सक्सेना कह रहे हैं कि ये जो प्रस्तावना है इसमें गांधीवादी तत्व नहीं है, इसमें गांधीवादी तत्वों को स्थान दिया ही नहीं गया है। तो गांधीवाद का जैसे ही नाम आए संविधान सभा के अंतर्गत आप याद रखना सिब्बन लाल सक्सेना। और एक हैं H.B. कामत। H.B. कामत बाद में जाके क्या कहते हैं कि आज का दिन जो है वो हमारे भारत के लिए कलंक का दिन है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कहे अनुसार ईश्वर के नाम को जोड़ा नहीं जाता है। कौन से सत्र की बात कर रहे हैं हम? 10वें सत्र की।
और 10वें सत्र में 2 नाम हमने पढ़े हैं, एच.बी. कामत। एच.बी. कामत तो क्या कहते हैं, ईश्वर का नाम और कलंक का दिन। और सिब्बनलाल सक्सेना जो हैं ये किसकी कहते हैं, गांधीवादी तत्वों की। विस्तार से हमने चर्चा कर ली थी। प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे और डिटेल से इस चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे जो चीज़ है वो है संविधान सभा का 11वां अधिवेशन। टोटल अधिवेशन हुए हैं हमारे संविधान सभा के 12। हमने 10 अधिवेशन या 10 सत्रों की चर्चा कर ली है। 11वां सत्र या जो 11वां अधिवेशन है वो होता है 16 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, आप अच्छे से देखें। 16 नवंबर 1949 को आप याद रखें कि बम्बई से, कौन सी जगह से, बम्बई जो राज्य है वहाँ से एक सदस्य हैं मीनू मसानी। मीनू मसानी का हम आगे राजनीति में पढ़ते हैं तो एक स्वतंत्र पार्टी बनती है, स्वतंत्र पार्टी की बड़ी नेता हैं मीनू मसानी। मीनू मसानी क्या बनती हैं, नई सदस्य। कब बनती हैं, 16 नवंबर 1949 को। और अगले ही दिन 17 नवंबर 1949 को भोपाल के ठाकुर, भोपाल क्या है, देसी रियासत, और इस रियासत से कौन है, ठाकुर लाल सिंह। और ठाकुर लाल सिंह कब, 17 नवंबर को। ये तो कब बन रही है, 16 नवंबर को। और ठाकुर लाल सिंह जो भोपाल के हैं वो कब हैं, 17 नवंबर को। ये नए सदस्य बनते हैं। तो 11वें अधिवेशन में कितने नए सदस्य आ रहे हैं, मूल रूप से 2 नामों को आप याद रखें, एक तो मीनू मसानी, एक ठाकुर लाल सिंह। मीनू मसानी पहले ही दिन बन रही है, ठाकुर लाल सिंह उसके तुरंत बाद बन रहे हैं। एक महत्वपूर्ण होती है 25 नवंबर 1949 की बात। और 25 नवंबर 1949 को जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो संविधान है वो कैसे कैसे बनाया है, कैसे कैसे नहीं बनाया। यहाँ आप याद रखें अम्बेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के। और प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई है, 29 अगस्त 1947 को। और कितने सदस्य हैं इसमें, 7 सदस्य। और इसमें एकमात्र कांग्रेसी कौन है, के.एम. मुंशी। पिछली वीडियो में हमने प्रारूप समिति की बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि बी.एन. राव ने जो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस प्रारूप की चर्चा करने के लिए एक संविधान सभा के सदस्य थे सत्यनारायण सिन्हा। और सत्यनारायण सिन्हा ने सिफारिश कही कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की जाए। और उनके प्रस्ताव पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। और 29 अगस्त 1947 को जो समिति बनी थी उसमें सदस्य थे 7। और इसकी बैठकें हुई कितनी, 141 बैठकें। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। और यहाँ हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, बेगम एजाज रसूल का नाम, कि बेगम एजाज रसूल ने कहा था कि संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति है इसका अगर कोई सदस्य रिक्त हो जाता है, कोई पद रिक्त हो जाता है, तो वो शक्ति होगी किसके पास, संविधान सभा के पास उसको भरने की। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। और ये जो प्रारूप समिति थी इसकी टोटल बैठकें हुई 141। और लास्ट में इन्होंने प्रारूप संविधान पेश किया। और जो प्रारूप संविधान था उसमें अनुच्छेद थे 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ठीक है, यहाँ तक चीज़ थी। और महत्वपूर्ण क्या चीज़ थी कि हम पढ़ रहे हैं अंबेडकर का कार्यों का ब्यौरा। और कौन सी डेट को कर रहे हैं ये कार्यों का ब्यौरा, 25 नवंबर 1949। ठीक है, अपनी प्रारूप समिति के बारे में बताया इन्होंने कि प्रारूप समिति ऐसे ऐसे काम किया था, 141 बैठकें थी, हम 7 सदस्य थे और हमने इतने अनुच्छेद बनाए, 315 अनुच्छेद बनाए और 8 अनुसूची बनाए। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि संविधान को इसी रूप में पारित किया जाए ये आप याद रखें स्टेटमेंट कि 25 नवंबर 1949 को कि जो संविधान हम पेश कर रहे हैं इस संविधान को इसी रूप में पारित किया जाए। ये किसका प्रस्ताव था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, और इनका एक स्टेटमेंट आप याद रखें कि भले ही आप मुझे पूरा श्रेय दे सकते हैं परंतु असली जो श्रेय है
वो किसको है? बी एन राव। आप बी एन राव के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था कि बी एन राव जो थे ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार ये किसके द्वारा नियुक्त थे? गवर्नर जनरल के द्वारा। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा कौन नियुक्त थे? बेनेगल नरसिंह राव। और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार के अलावा और भी काफ़ी पद थे। इन्होंने कहाँ का और संविधान बनाया था? म्यांमार, या इसी को क्या कहते हैं हम, बर्मा का संविधान भी बनाया था। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश भी रहे हैं। इन्होंने यूएनओ में भी काम किया है। इनके बड़े ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे बेनेगल नरसिंह राव। इनको क्या बनाया था? संवैधानिक सलाहकार। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि असली श्रेय जो जाना चाहिए वो किसके पास जाना चाहिए? बी एन राव के पास। और एक स्टेटमेंट अंबेडकर का काफ़ी फेमस था और वो था कि संविधान बनाने वालों से नहीं बनता, सॉरी, संविधान जो है वो वहाँ की जनता द्वारा बनता है। कि जो जनता वहाँ की होगी ना, संविधान उतना ही अच्छा होगा। कि अगर जनता ऐसी है जो संविधान के नियमों को नहीं मानेगी, कानूनों को नहीं मानेगी, तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। तो ये 3-4 स्टेटमेंट कब दिए अम्बेडकर ने? 25 नवंबर 1949 को। कार्यों का ब्यौरा पेश किया है कि हमने 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची बनाई हैं, हमने 141 बैठकें की हैं, और हमने जो संविधान बनाया है आप इसको इसी रूप में लागू करने का क्या दिया है? प्रस्ताव दिया है। और 2-3 स्टेटमेंट दिए कि ये जो संविधान है इसमें असली श्रेय जो है वो बी एन राव को दिया जाना चाहिए, और जो संविधान जो है वो संविधान बनाने वालों से नहीं बनता। दरअसल वहाँ के जो लोग हैं वो संविधान को निर्णित करते हैं कि संविधान अच्छा है या बुरा है। ये कौन से सत्र की बात कर रहे हैं हम? 11वें सत्र की। और कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? 25 नवंबर 1949 की। अगली जो डेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 जो है वो 11वें अधिवेशन की लास्ट डेट है। 26 नवंबर 1949 तक 11वां अधिवेशन होता है। तो 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? सबसे पहले तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं कौन? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उद्बोधन करते हैं सबसे पहले, और ये उद्बोधन में इनकी महत्वपूर्ण जो बात होती है ये करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ करते हैं कि इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम किया है, और हमारे देश के लिए क्या बनाया है इन्होंने? संविधान बनाया है। इनको प्रबुद्ध जन ये कहते हैं कि ये जो हैं ये प्रबुद्ध जन हैं, और काफ़ी अच्छा संविधान इन्होंने बनाया है। और इस दिन ये संविधान को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करते हैं। 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उद्बोधन, और उद्बोधन में ये किसकी तारीफ करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और 26 नवंबर 1949 को ही पटेल एक घोषणा करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्य संबंधी घोषणा करते हैं। और इसी दिन जो है कि संप्रभु होगा हमारा राज्य, गणराज्य होगा, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। जैसा कि हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में लास्ट में लिख रहा है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 के आप जो विक्रम संवत है उनमें भी याद रखें, मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, ये भी आप याद रख लें, क्योंकि ये प्रस्तावना में लिखी हुई है कोष्टक में कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को अंगीकृत, इन शब्दों को क्रम से याद रखें, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखो बाकी हम प्रस्तावना जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हम पूरी प्रस्तावना को खोल के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
याद रखें 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हो रहा है, उद्बोधन हो रहा है, और उद्बोधन में किसकी तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पटेल ने क्या करी है, राज्य संबंधी घोषणा। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो रहा है, अधिनियमित हो रहा है और आत्मार्पित हो रहा है। और 16 अनुच्छेद हैं, टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 16 के 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गए, लागू। और बाकी जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को क्या होगा भाई, लागू। बाकी संविधान कब होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू। याद रखें आप इन तारीखों को। 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से 16 संविधान हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 और 94। ऐसे आप याद रखें, 5, 6, 7, 8, 9 इनको एक बार में याद रख लें, 60 को एक बार रख लें, 324 को एक बार रख लें, 366, 367, 379, 80, 388, 91, 92, 93, 94। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93, 94। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93, 94। ये टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद। तो 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 16। और बाकी जो अनुच्छेद हैं या बाकी जो संविधान है वो कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को आप याद रख लें, मोटी मोटी चीज़, राजेंद्र प्रसाद का उद्बोधन, पटेल की राज्य संबंधी घोषणा, अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करने की तिथि, और 16 अनुच्छेद जो क्या हुए 26 नवंबर 1949 को लागू। और बाकी संविधान जो है वो कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है, संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। और लागू कब हुआ है, यहीं क्लियर कर लो, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ है भाई, लागू, 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक है। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को एक दिवस मनाने की घोषणा कर दी, वो था विधि दिवस। और 26 नवंबर 1949 को ही अंबेडकर जी की वर्षगांठ मनाई जाती है। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस घोषित कर दिया, विधि दिवस। और एक चीज़ अब याद रखो कि अंबेडकर जी की थी 125वीं वर्षगांठ, और 125वीं वर्षगांठ कब थी, 2015 में। और 2015 में 26 नवंबर का जो दिवस था उसको विधि दिवस से हटाकर क्या कर दिया, संविधान दिवस। कब से बनाया जाता है, 2015 से। आप याद रखो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था, और इसी कारण इस दिवस को क्या बनाया जाता है, विधि दिवस। और 125वीं वर्षगांठ पे 2015 से 26 नवंबर को क्या घोषित कर दिया, संविधान दिवस। तो याद रखो दोनों दिवसों को आप। एक तो कौन सा दिवस है, पहले तो क्या बनाया जाता था, विधि दिवस, और बाद में 2015 से क्या बनाया जाता है, संविधान दिवस। कौन सी तारीख को बनाया जाता है भाई, 26 नवंबर। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को इसी कारण कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, आगे पढ़ लेंगे इस चीज़ को। 26 नवंबर 1949 को आप क्लियर करें, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, 16 अनुच्छेद लागू। और 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पहले विधि दिवस मनाया जाता था, और वर्तमान में कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। कब से मनाया जाता है संविधान दिवस,
संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 से। हमने 11वां अधिवेशन पढ़ा और अब जो अधिवेशन है वो है हमारा सबसे लास्ट अधिवेशन संविधान सभा का, और वो कौन सा अधिवेशन है भाई? 12वां अधिवेशन। मैंने एक बात बताई थी आपको कि एक तो था छठा अधिवेशन और एक है 12वां अधिवेशन। ये दोनों अधिवेशन कितने दिन के हैं? एक एक दिन के हैं। 27 जनवरी 1948 को वो था छठवां, और 12वां है 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखना 12वां अधिवेशन कितने दिन का है? एक दिन का। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 12वें अधिवेशन में क्या होता है? 12वें अधिवेशन में होता है दो नए सदस्य हैं, एक तो रत्नाप्पा भारप्पा कुंभार, यश नाम को आप याद रखें, बम्बई से एक तो ये सदस्य हैं, और एक हैं YS परमार हिमाचल प्रदेश से। ये दो नए सदस्य 12वें अधिवेशन में भी भाग लिया है। दो नए सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो भारप्पा कुंभार और एक YS परमार हिमाचल प्रदेश से, और भारप्पा कुंभार बम्बई से। ये दोनों सदस्यों ने कब भाग लिया है? 24 जनवरी 1950 को। 12वां अधिवेशन है, लास्ट अधिवेशन है, इसलिए इसके सदस्यों को तो आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो भारप्पा कुंभार और एक YS परमार। भारप्पा कुंभार तो कहाँ से हैं? बम्बई प्रदेश से, और YS परमार कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। एक 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, पहले थे संविधान सभा के अध्यक्ष, और राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध क्या बनाया है? राष्ट्रपति बनाया है। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और आप याद रखें इनका प्रस्तावक कौन है? प्रस्ताव किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। और समर्थन किसने किया है? सरदार पटेल ने। देखो आप याद रखो कि 24 जनवरी 1950 कौन बन रहे हैं? राष्ट्रपति। पहले क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। और राष्ट्रपति किसको बनाया जा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका प्रस्ताव किसने रखा है कि हम राष्ट्रपति बना रहे हैं? किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रस्ताव तो रखा है जवाहरलाल नेहरू ने, और समर्थन किसने किया है इनका? समर्थन किया है सरदार पटेल ने। और निर्विरोध 24 जनवरी 1950 को क्या बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। ठीक है। अब इसमें एक नियम में संशोधन हुआ है कि लोकसभा के सचिव कौन है? हमने शुरू में ही पढ़ा था, HBR आयंगर। और आयंगर ने नियम, एक संविधान सभा का नियम है, नियम 8(1), और 8(1) के तहत जो भी अध्यक्ष की शक्ति थी, उन अध्यक्ष की शक्तियों को किसको प्रदान कर दिया? राष्ट्रपति को। तो आप याद रखेंगे लोकसभा के जो सचिव हैं HBR आयंगर, उन्होंने किस नियम के अंतर्गत? नियम 8(1) के अंतर्गत जो भी अध्यक्ष की शक्तियां थीं वो सब किसको प्रदान कर दी? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनका प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। कब की बात है ये? 24 जनवरी 1950 को। और किसका निर्वाचन हुआ है? राष्ट्रपति का। आप याद रखें नियम 8(1) किसने संशोधन किया है? सचिव ने, HBR आयंगर ने। तो 24 जनवरी की 2-3 चीज़ याद रखेंगे आप। दो नए सदस्य, रतन भारप्पा कुंभार और YS परमार, इन दोनों को सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, निर्विरोध हुआ है। प्रस्ताव किसने रखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समर्थन किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। कौन से नियम में संशोधन हुआ है? नियम 8(1) में। 24 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है, वो हुआ है संविधान की 3 प्रतियां सदस्यों के सामने पेश करी गई हैं। तो पहले तो आप याद रखो संविधान की प्रति किस तारीख को पेश हुई है? 24 जनवरी 1950 को। और आप याद रखना इन 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करें 284 सदस्यों ने। क्लियर रखो आप, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर। इन 3 प्रतियों के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल से देख लें।
संविधान की जो 3 प्रतियां थीं, कितनी प्रतियां थीं भाई? 3 प्रति। तो सबसे पहला नाम है घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त ने ये तीनों प्रतियां किसको सौंपी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी किसने? घनश्याम सिंह गुप्त ने। ये नाम आप याद रखें कि सौंपने वाला व्यक्ति कौन है? घनश्याम सिंह गुप्त। एक नाम है प्रेम सिंह रायजादा, और प्रेम सिंह रायजादा ने हाथ से लेखन कार्य किया है। याद रखना आप इस नाम को, जो प्रेम सिंह रायजादा हैं, और इसने किस में किया है? इटालियन जो पद्धति है उसमें लेखन कार्य किसने किया है? प्रेम सिंह रायजादा ने। एक नाम है घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त कौन है? क्या तीनों प्रतियों को किसको सौंपने वाले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक है प्रेम सिंह रायजादा, हाथ से लेखन कार्य किस पद्धति में? इटालियन पद्धति में। किसने किया है? प्रेम सिंह रायजादा ने। एक है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने क्या किया है कि जो चित्र एवं कलाकृति, तो चित्र और कलाकृति का जो काम है वो किसने किया है? नंदलाल बोस ने। तो 3 नामों को आप याद रखें। एक तो हैं घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त ने तीनों प्रतियां किसको सौंपी हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रेम सिंह रायजादा, हाथ से लेखन कार्य कौन सी पद्धति में? इटालियन पद्धति में। किसने किया है? प्रेम सिंह रायजादा ने। घनश्याम सिंह गुप्ता आपने पढ़ी लिया। नंदलाल बोस ने क्या किया है? चित्र एवं कलाकृति का काम। अब आप याद रखो, ये जो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं भाई इन पे? 284 सदस्यों ने। ये चीज़ क्लियर रहे आप। एक आप याद रखो कि इन प्रतियों पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति हैं पंडित नेहरू। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एक नाम याद रखें आप कि जो अंतिम हस्ताक्षर हैं वो करें अध्यक्ष ने, और वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एक खन्ना करके सदस्य हैं, उन्होंने नामों को पुकारा था। ये कौन है? बुलाने वाले के हस्ताक्षर करने के लिए नाम बोल बोल के बुलाने वाले कौन थे? खन्ना। ठीक है, आप याद रखें इन नामों को। घनश्याम सिंह गुप्त तो कौन है? तीनों प्रतियों को किसको सौंपने वाले? अध्यक्ष को सौंपने वाले। प्रेम सिंह रायजादा कौन है? जिन्होंने इटालियन पद्धति में लिखा था इसको। नंदलाल बोस कौन है? चित्र और कलाकृति का काम करने वाले कौन है? नंदलाल बोस। और सबसे पहले हस्ताक्षर किसने करें? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने करें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और खन्ना जो हैं वो बुलाने वाले हैं, या आवाज़ लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? खन्ना। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? सबसे पहले तो आप याद रखें इस दिन क्या हुआ है? संविधान क्या हुआ हमारा? लागू। 16 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और बाकी पूरा का पूरा जो संविधान है वो कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। और एक चीज़ और हुई है, राष्ट्रपति की क्या हुई है? शपथ। और इसी दिन हमारे देश को क्या घोषित कर दिया? गणराज्य। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में एक शब्द पढ़ेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम प्रस्तावना में गणराज्य शब्द की विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी इस दिन हमारे राष्ट्रपति ने क्या ली थी? शपथ। तो जब हमारा राष्ट्र प्रमुख नहीं होता तो उन देशों को गणराज्य कहा जाता है। तो हमारा राष्ट्रपति कैसे होता है भाई? निर्वाचित होता है, और इसी कारण हमारा देश क्या है? गणराज्य है। क्योंकि हमारा जो राज्य का प्रमुख है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है भाई? गणराज्य। कौन सी तारीख को गणराज्य घोषित हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। आप अच्छे से इस डेट को याद रखें। हमने कितने अधिवेशन पढ़े? टोटल 12 अधिवेशन हमने पढ़े। और संविधान सभा के अंतर्गत टोटल कितने अधिवेशन होते हैं? 12 अधिवेशन होते हैं। इन 12 अधिवेशनों में टोटल बैठक कितनी होती हैं? 167 बैठकें होती हैं। ये नॉर्मल से फैक्ट हैं। आपको और भी कुछ पीडीएफ वगैरह इनसे रिलेटेड मैं डालता रहता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा।
टेलीग्राम चैनल हम आपको बता देंगे। और एक जो चर्चा है, मैंने पहली वीडियो में भी उसकी चर्चा की थी, दूसरी में भी की थी, और मैं तीसरी में भी की थी, और मैं चौथी में भी कर रहा हूँ। आप क्लियर रहें, एक एनसीईआरटी की फ़ोटो है, आप याद रखें इसको। एक तो है 9 दिसंबर 1946, महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को देखो, अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से हैं? मद्रास से। दक्षिणी वेलायुधन कहाँ से हैं? मद्रास से। कौन सी डेट है? 9 दिसंबर। बेगम एजाज रसूल 14 जुलाई 1947। तो एक तो ये बाद में है, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख, जी दुर्गाबाई, जो नियम या संचालन समिति की पहली सदस्य थी। एक हंसा मेहता, ये 9 दिसंबर को। कमला चौधरी 9 दिसंबर को। लीला रॉय 9 दिसंबर को। मालती चौधरी 9 दिसंबर को। पूर्णिमा बनर्जी 9 दिसंबर को। राजकुमारी अमृत कौर 21 दिसंबर को, ये बाद में। रेणुका रे 14 जुलाई 1947 को, ये बाद में है। सरोजनी नायडू 9 दिसंबर को। सुचेता कृपलानी 9 दिसंबर को। विजय लक्ष्मी पंडित 17 दिसंबर को, तो ये बाद में है। और एनी मस्करीनी बाद में। देखो सबसे बाद में तो कौन जुड़ रही हैं? 29 दिसंबर 1948। कौन जुड़ रही है भाई? 29 दिसंबर 1948 को जुड़ रही हैं एनी मस्करीनी। आप याद रखना, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें तो थी 10, बाद में 17 दिसंबर को जुड़ी हैं एक, और वो कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। फिर 21 दिसंबर को जुड़ी हैं एक, और वो हैं राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद में देखो एक डेट है 14 जुलाई 1947, और इस दिन जुड़ी हैं दो, और वो कौन है? रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। देखो इस चीज़ को आप याद रखो, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, और आप इनके प्रांत भी याद कर लेना अगर हो सके तो। मैं ये फ़ोटो उसमें टेलीग्राम पे डाल देंगे हम इस पूरी स्लाइडों को, आप वहाँ से देख लेना। पहले तो कौन है? 10, और 10 के नाम इसमें लिखे भी हुए हैं। जो 9 दिसंबर 1946 को 10 कौन है? एक अम्मू स्वामीनाथन है, एक दक्षिणी वेलायुधन है, एक दुर्गाबाई देशमुख है, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, और 9 दिसंबर को सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी। ये तो हैं 9 दिसंबर को। और 17 दिसंबर को कौन जुड़ी है? विजय लक्ष्मी पंडित। 21 को जुड़ी है राजकुमारी अमृत कौर। 14 जुलाई 1947 को जुड़ी है रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। और लास्ट 29 दिसंबर 1948 को जुड़ी है एनी मस्करीनी। तो पहली बैठक में तो कितनी है? 10, और टोटल कितनी है? 15। इस आंकड़े को आप याद रखें, ये एनसीईआरटी की बुकलेट थी, इसलिए मैंने आपको ये फ़ोटो दिखा दिया। तो आज हमने पढ़ा था 10वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन और 12वां अधिवेशन। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। 10वां अधिवेशन कब से कब हुआ है? 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949। 15 अक्टूबर को सिरोही का प्रश्न आया है, जिसमें एनी मस्करीनी की बहस और के एम मुंशी की बहस, बाद में राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तावना पर चर्चा, एच बी कामत, कलंक का दिन और ईश्वर से कामना वाली बात। दूसरा एक सिब्बनलाल सक्सेना, जो गांधीवादी तत्वों की बात करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी 11वां अधिवेशन 16 नवंबर से 26 नवंबर 1949। सबसे पहले तो कौन सी सदस्य जुड़ी हैं? मीनू मसानी, एक ठाकुर लाल सिंह भोपाल के। अंबेडकर ने ब्यौरा प्रस्तुत किया है अपनी प्रारूप समिति के ऊपर, और किसकी चर्चा करिए बी एन राव की। और उसने कहा है कि जो ये संविधान है ये वहाँ के लोगों से बनता है, ना कि संविधान बनाने वालों से। ये चर्चा हमने करी थी 25 नवंबर 1949 को। कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया था किसने? अंबेडकर ने। अगली जो डेट है वो है
26 नवंबर 1949 राजेंद्र प्रसाद का उद्बोधन, अंबेडकर की तारीफ करिए। नेहरू ने जो पटेल जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने राज्य संबंधी घोषणा करिए। और 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। 16 अनुच्छेद जो कब लागू हुए हैं, 26 नवंबर 1949 को। और बाद में जब हम बात करेंगे इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस। और 2015 से कौन सा बना रहे हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, 24 जनवरी 2 नए सदस्य, भारप्पा कुमार और YS परमार। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। प्रस्ताव तो किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समर्थन किसने किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी दिन 3 प्रतियां संविधान की पेश करी गई हैं। और कितने सदस्यों ने साइन किए हैं, 284 सदस्यों ने। और जो राष्ट्रपति नियुक्त किया था राजेंद्र प्रसाद को, किस नियम के तहत किया गया था, नियम 8(1) के तहत। 3 प्रतियों में घनश्याम सिंह गुप्त तो वो हैं जो तीनों प्रतियां राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे हैं। प्रेम सिंह रायजादा वो हैं जो हाथ से इटालियन लेखन कार्य कर रहे हैं। नंदलाल बोस वो हैं जो चित्र और कलाकृति काम कर रहे हैं। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले पंडित नेहरू, अंतिम हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और खन्ना ऐसे थे जो इनको बार बार करके बुला रहे थे। ये महत्वपूर्ण कुछ शब्द थे। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। राष्ट्रपति ने शपथ ली है, गणराज्य घोषित किया गया है। इसी वजह से 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, हम जानते ही हैं। और एक हमने महिलाओं की चर्चा की थी, हर वीडियो में हमने महिलाओं की चर्चा की है। महिलाओं से संबंधित प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मैं आपको बता दूं, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाई गौरव फौजदार के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा देंगे। मैं अधिक से अधिक करंट जीके और सारा मैटर पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को जोड़ें। और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शेयर कीजिए और दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़िए। आपको मैटर की कोई शिकायत नहीं होगी, अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।